हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपके आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट। ऐसे दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले। छोटे टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, राइबोसोम्स हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में ऑलरेडी बात की है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब यहाँ पे हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। मैंने वहां पे बताया था क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आकर डिटेल में पढ़ने वाले। द राइबोसोम्स आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय द जॉर्ज पैलाडे इन 1953। याद है आप लोगों को, मैं वापस बोल रहा हूँ कि नॉल एंड बुश्का लाइक दे डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड उसके बाद सेल बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हुई। ये 1950s का डेकेड था, बहुत इंपॉर्टेंट था। जॉर्ज पैलाडे ने सबसे पहले लाइक सबसे पहले नहीं बता सकता मैं, बट उसने पहले देखा। हम लोग इसको पहले ना पैलाडे पार्टिकल्स करके भी बुलाते थे। बाद में हम लोगों को समझ में आया इट इज नॉट लाइक, हम उसको एक अलग नाम दे दिया राइबोसोम्स करके। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। विच आरएनए इट इज, बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। विच आरएनए इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम? प्रोटीन्स एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। देखो, प्रोकैरियोट में भी हमने देखा था what we have seen already. In case of prokaryote, the non-membrane bound organelle which is present in the prokaryotic cell is the ribosome. So it is non-membrane bound in prokaryote, it is non-membrane bound in eukaryote also. The eukaryotic ribosomes are 80S। मैंने उस वक्त बोला था आप लोगों को, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ what does it the S stand for, while the prokaryotic ribosome is 70S। eukaryotic है तो 80S है, prokaryotic है तो 70S है। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स। देखो, मैंने आपके लिए ना एक स्पेशल डायग्राम्स बनाकर लाई है यहाँ पे, क्विकली यहाँ पे देख लेना। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आप लोग जब देख रहे हो तभी आप लोगों को पता है कि ऐसे दो सब यूनिट से बनता है ये राइबोसोम। देखो, 70S इज कंपैरेटिवली स्मॉलर राइबोसोम, 80S कंपैरेटिवली लार्जर राइबोसोम। दिस एस स्टैंड फॉर व्हाट? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और उसी को हम बुलाते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग नाम की साइंटिस्ट ने इसको लाइक फॉर्मुलेट किया, इसलिए हम उसको स्वेडबर्ग यूनिट बुलाते हैं, या इट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। नो, व्हाट डू वी मीन बाय सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? देखो, कोई भी चीज है अगर आप उसको सस्पेंड करते हो तो वो लाइक विद द ग्रेविटी सेटल होती है। जो सेटलिंग करने के लिए लगने वाला एक उस पर फ्रिक्शन होता है। अगर एयर है, पानी है, ग्लिसरीन है, या वैक्स है, या हनी है, तो उसमें उसका एक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट भी लगता है। अब जब हम उसको ना सेंट्रीफ्यूज नाम के इंस्ट्रूमेंट में जब घुमाते हैं, पर्टिकुलर लिक्विड में डालकर उसको घुमाते हैं, तो उसको सेडिमेंट होने के लिए क्या टाइम लगता है, उसका कोएफिशिएंट बनता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बुलाते हैं। सेंट्रीफ्यूज नाम का मशीन होता है जो आपको ऐसे 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 टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस डाल के घुमाता है विथ हाई आरपीएम। वो बहुत ज्यादा आरपीएम रोटेशंस पर मिनट होते हैं, आपने फिजिक्स में लिखा होगा। तो उसको सेडिमेंट करने के लिए कितना? अब आप बोलोगे सर ये 50S है, ये 30S है, ये तो 80S होना चाहिए, और यहाँ पे 80S है, वो तो 60S है, और 40S है तो 100S होना चाहिए। इसकी एडिशन क्यों नहीं हुई? सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। देखो, आपने एक पेपर लिया है, कोई भी एक नोटबुक का फटा हुआ पेपर लिया है, थोड़ा सा बड़ा वाला ले लो, एक पेपर लिया है। आप वो सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे खड़े हो, वहां के बालकनी से वो नीचे फेंक दिया। जैसे आपने रिलीज किया, आपने टाइम काउंट करना शुरू कर दिया, और जब वो पेपर जमीन पे गिर गया तब आपने स्टॉप वॉच बंद कर दिया। इसको सपोज एक 15-20 सेकंड, डिपेंड्स की एक थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे। वो टाइम आपने नोट किया, आप नीचे गए, वो पेपर वापस उठा कर लाए। उसी पेपर को आपने क्रम्बल कर दिया, उसका एक छोटा सा गोला बना दिया। नाउ यू लाइक अगेन रिलीज दैट क्रम्बल ऑफ अ पेपर फ्रॉम द सेम हाइट, सेकेंड या थर्ड फ्लोर जहां से आपने पेपर डाला था। अब वो छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा वापस स्टॉप वॉच लगाया, जैसे नीचे गिरा आपने स्टॉप वॉच बंद कर दिया। आप लोग बताओ मुझे कि पेपर को नीचे आने के लिए अराउंड 10-15 सेकंड लगे, हमने ऐसे बोला अराउंड 20 सेकंड भी पकड़ लो, डिपेंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे है तो थोड़ा सा कम ज्यादा टाइम हो सकता है, और एयर है, सब कुछ है, पर 20 सेकंड हम अराउंड पकड़ लेते हैं, 15 से 20 सेकंड। अब नीचे क्रम्बल पेपर को आने के लिए कितना टाइम लगेगा? डेफिनेटली कम लगेगा, और सब्सटैंशियल कम लगेगा। सपोज इसको 15 सेकंड लगे तो इसको 6, 7, 8, 10 सेकंड तक का ही टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि 15 और 14 ही लगे।
सो सब्सटेंशियली कम है। ये क्यों हुआ? पेपर उसका तो सब कुछ सेम ही था, वो क्रम्बल करने की वजह से उसका जो वॉल्यूम से रिलेशन था वो चेंज हो गया। तो यहां पे भी वही होता है, जब ये दो सब यूनिट सेपरेट है तब उनको सेडिमेंट करने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। पर जब ये एक साथ आ गए, मतलब जैसे हमने क्रम्बल्ड बॉल देखा पेपर का, उसी पेपर का, तो उसको टाइम कम लगा। तो यहां पे भी वही एप्लीकेबल है। 70s की होता है, 50s 30s जब क्रम्बल किए गए, जब एक साथ अटैच किए गए क्रम्बल पेपर जैसे, तब हम लोगों को टाइम कम लगता है। सेम गोज फॉर द यूकैरियोटिक राइबोसोम। देखो ये 70s है तो ये प्रोकैरियोटिक है, और ये 80s है वो कैसे है? यूकैरियोटिक। बराबर है, ये प्रोकैरियोटिक था, ये आप लोगों को आप राइबोसोम के बारे में समझ में आया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में है वही फंक्शन है यहाँ पे भी। क्या है? क्या है? राइबोसोम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम पे ही होता है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आई बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। अब हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स और द साइटोस्केलेटन। इसके बारे में क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी में बहुत ही रिड्यूस फॉर्मेट में दिया है, या बहुत ही थोड़ा दिया है। हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड देखने वाले। देखो, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। सो साइटोस्केलेटन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंडेक्स। ये प्रोटीन कौन कौन से? मैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा डिटेल बताने वाला हूँ आप लोगों को, उनका फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इतना जरूरी है जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिलीव। सो ये तीन प्रोटीन है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ऐसे प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। अब इनके फंक्शन जरूरी है, देखो आपको याद रखने के लिए सिंपल बता देता हूं। इसके फंक्शन है एम 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 3M। देखो आपको याद रखने के लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। साइटोस्केलेटन के फंक्शन 3M, एम एम एम, 3M है। पहला मैकेनिकल सपोर्ट, पहला एम है मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा एम है मोटिलिटी, एंड तीसरा एम है मेंटेनेंस ऑफ शेप। ये 3M है इसका काम। देखो सिंपल हो गया, आप आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा, आपको सिर्फ याद करना है एम एम एम, 3M इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अब जो मैंने बोला थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये पार्ट है। देखो ये जो तीन प्रोटीन से बने, कौन कौन से तीन प्रोटीन थे? माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो माइक्रोफिलामेंट बनती किससे? इसका प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन। इसके बारे में ना हम और भी पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को मैं बताता हूं। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते टिब्यूलिन नाम के प्रोटीन से। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, उसमें से प्राइमरी मैंने एक ही दिया है आप लोगों को, केराटिन। टोटल 4 होते हैं अलग अलग, पर इसमें से केराटिन इज मोर इंपॉर्टेंट। अब इनका बेसिक फंक्शन क्या है? देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो मूवमेंट होती है, वो काम ये माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, मतलब जो सेल का स्केलेटन है बन जाता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियर मैट्रिक्स में प्रेजेंट दिखता है हम लोगों को। न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना, उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है। उसके बाद these microfilaments are membranous protein, they are mainly found in the membrane of the cell। माइक्रोट्यूब्यूल्स देखो ये बहुत जरूरी है, मैं अगला चैप्टर जो लेने वाला हूं ना उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है ये समझने के बाद। देखो स्पिंडल फाइबर्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो स्पिंडल फाइबर्स होती है। बेसल बॉडीज, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा है, बेसल बॉडीज से सिलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट होती है।
तो वहां से इसीलिए सिलिया एंड फ्लैजिला में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड हमारे मसल्स में जो ह्यूमन स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें जो जेड लाइन बनती है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि मसल में ये कहाँ पे होती है जेड लाइन। उस जेड लाइन के स्ट्रक्चर में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आई बात समझ में सब लोगों को? So this was all about the ribosomes and like cytoskeletal elements। उसके तीन टाइप देखे हम लोगों ने, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनसाइड में सिर्फ इनके नाम मेंशन है, मैंने इसके थोड़ा सा फंक्शन एंड लोकेशन और उसके प्रोटीन का नेचर आप लोगों को बता दिया। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच। आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगला टॉपिक सिलिया एंड फ्लैजिला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। ओके, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। लाइक देखते रहना, मैंने जो क्वेश्चंस पूछे उसके जवाब देते रहना। हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपका सही है गलत है, ऐसे करके मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।